नमस्कार आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक के यूरिनरी रिलेटेड डिजीज़ पोर्शन की, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। ठीक है, उसके बाद हम जो यूरिनरी से रिलेटेड डिजीज़ वो हम कंप्लीट कर लेंगे। मेन बात है कि अभी तक आपने हमारा जो पिछले वीडियो नहीं देखा है, जैसे थर्ड ईयर का लगभग साइकेट्री का 7-8 यूनिट हमने करा दिए, तो आप क्विक रिवीजन में देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो लिंक है टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सब वीडियो वगैरह सब नोट्स मिल जाएंगे। तो देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन अमंग चिल्ड्रंस। यानी अगर बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो हॉस्पिटल में आने का उनका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन कोज है। ठीक है, फिक्स है, क्वेश्चन 16 नंबर का आएगा ही आएगा, छाप लो। डबल स्टार, 5 स्टार, 9 स्टार लगा लो। होता क्या कि यार पीडियाट्रिक में यूरिनर से और क्या देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे यार कैसा पता चला, क्योंकि बार बार देंगे क्या, टॉपिक तो यही है, यही आने वाला है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज है, सबसे बड़ा कारण है। अगर जो छोटे बच्चे हॉस्पिटल में रहते हैं उनका सबसे बड़ा कारण है। इंसिडेंस ऑफ द कंडीशन इज 2 से 7 पर 1000 चिल्ड्रंस इज मोर कॉमन इन मेल। एक होता है, अगर इनकी इंसिडेंस की बात की जाए तो हर 1000 में से 7 बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है, और ज़्यादातर किस में होता है, मेल में। ठीक है, क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डेफिनेशन ज़रा समझते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए सिम्टोमेटिक मैनिफेस्टेड बाई मैसिव एडिमा, हाइपोएल्बुमिनिया, मार्क्ड एल्बुमिनूरिया एंड हाइपरलिपिडीमिया। देखो समझना इन बातों को ज़रा। फर्स्ट क्या बोल रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए सिम्टोमेटिक मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। देखना, मैनिफेस्टेड बाई मैसिव एडिमा, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा एडिमा हो जाएगा। एडिमा मतलब फ्लूइड कलेक्शन। हाइपो एल्बुमिनिया, देखो एल्बुमिनीमिया मतलब होता है, जो ईमिया वर्ड है पीछे EMI है, ईमिया मतलब होता है ब्लड, तो आप ईमिया के नीचे लिख सकते हो ब्लड। एल्बुमिन मतलब एल्बुमिन, हाइपो मतलब कम, यानी ब्लड में एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा। समझ में आया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फर्स्ट क्या होगा, मैसिव एडिमा, मतलब बहुत ज़्यादा आपके वाटर कलेक्शन हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, हाइपो एल्बुमिनीमिया, मतलब होता है कि ब्लड में एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा। और क्या होगा, देखो मार्क एल्बुमिनूरिया, मतलब होता है आपकी जो यूरिन है उससे एल्बुमिन निकलने लगता है। ठीक है, मतलब यूरिन में क्या होगा, एल्बुमिन निकलेगा बाहर। और हाइपरलिपिडीमिया, और आपके जो ईमिया मतलब ब्लड, लिपिड मतलब लिपिड, हाइपर मतलब ज़्यादा, और आपके खून के अंदर लिपिड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या होगा साहब, एक तो मैसिव एडिमा होगा, मतलब कि आपके बॉडी में वाटर कलेक्शन होने लग जाएगा, आपके ब्लड के अंदर एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा। और आपको पता है जब ब्लड में एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है तो ब्लड में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। पढ़ते हो ना, नहीं पढ़ते क्या कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर 20 से 25 mmHg, अगर वो कम हो जाता है, कम क्यों होगा, क्योंकि एल्बुमिन का लेवल कम हो गया, और जब एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है तो ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। इसकी वजह से फ्लूइड क्या हो जाएगा, कैपिलरी से बाहर आ जाएगा, इसको कहते हैं एडिमा। तो अभी हमने देखा सब एडिमा होगा, मतलब कि एल्बुमिन का लेवल ब्लड में कम हो गया, और साथ साथ में जो एल्बुमिन का कम भी हो गया, और साथ साथ में यूरिन से बाहर भी निकल रहा है। मार्क्ड एल्बुमिन्यूरिया, मतलब जब यूरिन के अंदर थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा है, एल्बुमिन भी आ रहा बाहर, और ब्लड के अंदर क्या हो गया, लिपिड की मात्रा बढ़ गई। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट भी कर देना वापस, इतना डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फर्स्ट होता है कंजेनाइटल, सेकंड प्राइमरी, थर्ड सेकेंडरी। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब जन्मजात। कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इट इज़ ए रेयर बट सीरियस फिटल प्रॉब्लम। जो कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वो हालांकि होता तो रेयरली है, मतलब बहुत कम होता है, बट फिटल प्रॉब्लम है। ठीक है, बच्चे की प्रॉब्लम आपको पता ही है। यूजुअली एसोसिएटेड विद अदर कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ किडनी। और ये जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एक तो भाई साहब बहुत सीरियस है, हमने ये पढ़ा। एक हमने पढ़ा कि रेयरली देखने को मिलता है। तीसरा हमने पढ़ा कि ये जो बीमारी है, ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये किसकी वजह से हो रहा है कि साहब जो कंजेनाइटल, मतलब अगर बचपन के अंदर ही उसको कुछ किडनी रिलेटेड समस्या है तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। समझ में आई क्या मेरी बात। क्या है कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मैं आपको साथ के साथ याद भी कराना हूँ, देखो, क्योंकि मुझे पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आने वाला है, और 16 नंबर में आएगा। और अगर मेरी कुछ भी बातें आपको याद रह गई ना तो मतलब
मज़ा आ जाएगा। क्या समझे आप? इट इज़ ए रेयर कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? रेयर बीमारी है, कभी कभार ही देखने को मिलेगी, पर जिसको हो गई उसको छोड़ेंगे नहीं, सीरियस बीमारी है। किसकी बीमारी है? फिटल बीमारी, बच्चों की बीमारी है, ठीक है, फिटस की। और साथ के साथ क्यों हो रही है? क्योंकि कंजेनाइटल एनामोलीज ऑफ किडनी, क्योंकि कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, एनामोलीज मतलब कोई प्रॉब्लम, ऑफ किडनी मतलब किडनी की जन्मजात कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये बीमारी देखने को मिल रही है। इट इज़ इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। इससे क्या बोलते हैं हम? इनहेरिटेड मतलब हमें माता पिता से प्राप्त हुई है, एज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। कैसे? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के रूप में। सीवियर रीनल इनसफिशियंसी एंड यूटी अलॉन्ग विथ पुअर प्रोग्नोसिस। इसमें क्या होगा कि रीनल इनसफिशियंसी, रीनल मतलब किडनी, किडनी अभी मैंने कहा खराब है तो किडनी में इनसफिशियंसी होगी, मतलब किडनी के अंदर जो जो फंक्शन होने वाला वो पूरे नहीं होंगे, ठीक है, किडनी का पूरा फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड यूटीआई अलॉन्ग विथ पुअर प्रोग्नोसिस, और साथ के साथ में उसको यूटीआई भी हो जाएगा, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो जाएगा। तो क्या समझे साहब आप कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्लासिफिकेशन फर्स्ट से? कि एक तो रेयर है, दूसरी सीरियस है, तीसरी इसलिए होती है क्योंकि उससे बचपन में बच्चे की कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है। चौथा हमने पढ़ा कि अगर ये माता पिता से भी मिल सकती है, इसको कैसे? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, माता पिता से भी है, मिल सकती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि साहब किडनी के अंदर कुछ खराबी होगी, सीरियल रीनल इनसफिशिएंसी, और साथ के साथ यूटी भी होने के चांस रहते हैं। आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसमें तो हमें पता था कि साहब या तो कंजेनाइटल आएगा या किडनी का सही ढंग से फॉर्मेशन नहीं हुआ, कारण तो पता था ना। इसमें क्या होता है? इडियोपैथिक मतलब जिसका कारण ही पता नहीं है। तो प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ ए मोस्ट कॉमन टाइप, अबाउट 90%। फर्स्ट हमने पढ़ा वो तो हमने कहा रेयर होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, 1-आध% देखने को मिलता है, पर होता सीरियस है। ये हम पढ़ रहे हैं कि ये 90% होता है, मोस्ट कॉमन टाइप है। कौन? प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एंड रिगार्डेड एज ऑटो इम्यून फिनोमिना। और इसमें क्या बोल रहा है कि ये इसका होने का कारण है जो तो स्पष्ट हमें पता नहीं है, पर हम कहते हैं ऑटो इम्यून, मतलब खुद की बॉडी खुद का नुकसान पहुंचा रही है, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी खुद ही उसको नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंडरी। इट अकर इन चिल्ड्रंस अबाउट 10% ऑफ ऑल केसेस। इसमें कितना होता है? लगभग 10% केसेस के अंदर देखने को मिलता है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। दिस कंडीशन में अकर ड्यू टू द सम फॉर्म ऑफ chronic glomerulonephritis or due to malaria, malignant hypertension, hepatitis B, HIV, AIDS, syphilis, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि ये जो कंडीशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, ये हमें 10% लोगों में देखने को मिलती है। और ये क्यों होती है? क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो ग्लोमेरुलस मतलब क्या, तो आपको पता है ना, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको पता होगी, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। क्रॉनिक मतलब बहुत तेज, ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन हो जाता है। और या फिर मलेरिया की वजह से भी उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, हेपेटाइटिस बी की वजह से, HIV और एड्स सिफिलिस की वजह से उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। आई थिंक को समझ क्लासिफिकेशन समझ में आया आपको? वापस देख लो तीनों के तीनों एक साथ में। कंजेनाइटल के अंदर हमने क्या पढ़ा? रेयर है पर सीरियस है। इसमें क्या होगा? बच्चे की जन्मजाति किडनी में मिस्टेक होगी, ठीक है। ये माता पिता से भी मिल सकती है, उससे हम कहेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। और साथ साथ में इसमें UTI के भी चांस रहते हैं, और कुछ ना कुछ मतलब UTI भी हुआ रहता है, और साथ के साथ जो है अपनी रीनल मतलब किडनी में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, मतलब कोई पार्ट्स वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है। प्राइमरी के अंदर मैंने क्या पढ़ा कि ये मोस्ट कॉमन टाइप है, प्राइमरी मोस्ट कॉमन टाइप है, पर इसका जो कारण होता है, क्यों होता है, ये पता नहीं होता। पर हम ये कह सकते हैं खुद की बॉडी खुद को नुकसान पहुंचाती है इसमें। तीसरा हमने पढ़ा सेकेंडरी, हमने कहा 10% लोगों में होता है, ठीक है। इसका कारण हमें पता था, या तो मलेरिया की वजह से, या फिर ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन की वजह से, या फिर हेपेटाइटिस बी, HIV, एड्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। तब हम बात करते हैं क्या? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि अगर हमें किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। अब जरा मुझे एक चीज़ बताओ आप। फर्स्ट इसमें लिखा पेरी ऑर्बिटल पफीनेस। पेरी मतलब चारों ओर, ऑर्बिटल मतलब आई, ठीक है। ऑर्बिट मतलब आया, यहाँ पे आई के लिए पेरी मतलब लिख लो चारों ओर। मैं जो बता रहा हूँ वो हिंदी साथ साथ में लिखते रहो, ताकि आपको फिर वापस पढ़ोगे तो इजी होगा, ठीक है। क्या बताया मैंने यहाँ पे? पेरी ऑर्बिटल पफीनेस मतलब देखो, पेरी मतलब चारों ओर, ऑर्बिटल मतलब आँख के चारों ओर, पफीनेस मतलब सूजन आ जाएगी।
और सूजन क्यों आएगी भाई, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही तो कहा एडिमा होगा, ठीक है। एडिमा में मिनिमल और साथ साथ में क्या होगा कि एडिमा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा एडिमा हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग जगहों पे। प्रोफाउंड वेट गेन असोल्ट पीरियड, और इसमें क्या होगा प्रोफाउंड वेट गेन, बच्चे का क्या वजन बढ़ जाएगा, क्यों, एडिमा की वजह से बढ़ेगा ना। डिपेंडेंट एडिमा में डेवलप एंकल फीट एंड हैंड्स, हाथों के अंदर, एंकल्स के अंदर, कॉर्नी के अंदर और उसके फीट के अंदर एडिमा देखने को मिल सकता है। तो क्या क्या पढ़ा आपने, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस, आँख के चारों ओर सूजन देखेगी, एडिमा देख सकता है हमें कहीं की जगह पे, उसका वेट गेन हो सकता है बच्चे का क्योंकि एडिमा की वजह से। और तीसरा जो उसमें एंकल फीट और हैंड्स में भी क्या आपको देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगा आपको एसाइटिस। एसाइटिस मतलब क्या होता है कि मैंने अभी का एडिमा है, तो एडिमा की वजह से जो आपके स्टमक है उसमें भी क्या होता है, वाटर का फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल मतलब लंग्स, लंग्स के अंदर भी आपका वाटर कलेक्शन हो जाएगा। रिड्यूस यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर का कलेक्शन हर जगह हो रहा है तो यूरिन तो कैसे निकलेगा फिर, वॉमिटिंग, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट, हर जगह वाटर भर रहा है, स्टमक में पानी भर गया तो भूख लगेगी नहीं लगेगी। और साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, वाटर स्टोर मतलब डायरिया। समझ में आई क्या मेरी बातें को, आई। सम अदर फीचर्स देखो, कुछ अदर फीचर्स है जैसे फैटीग। अब मुझे बताओ, व्यक्ति खाना नहीं खाएगा तो एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा नहीं होगा, एटीपी मिलेगी नहीं होगा, क्या ऊर्जा आएगी नहीं आएगी साहब, यानी थका हुआ महसूस करेगा, लिथार्जी, फैटीग, लिथार्जी, आलस ही आलस आएगा पूरे दिन उसको, क्यों, क्योंकि भाई उसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉरी मतलब फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, एटीपी नहीं रिलीज होगी। पेलर और इरिटेबिलिटी, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा उसमें पीलानेस आएगा, पीलानेस क्यों, वाटर कलेक्शन हो रहा है इसलिए। HTN हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। हेमेचूरिया, देखो यूरिन के अंदर ब्लड भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले तो लाला कहा रहे हैं, क्या कहा कि किडनी एनोमलीज मतलब किडनी सही ढंग से बढ़ी नहीं है, उसके बाद मैंने कहा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब उसके ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन होगा तो वहाँ क्या ब्लड नहीं आएगा, क्या आएगा। वोस्टिंग ऑफ मसल, मसल क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी वोस्टिंग ऑफ मसल मतलब, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, इसमें क्या होगा, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, रीनल बायोप्सी। अच्छा बायोप्सी में क्या होता है बच्चा, बायोप्सी में क्या होता है कि जिस ऑर्गन का में, जैसे कैंसर में आपको देखने को मिलेगा हर जगह बायोप्सी, बायोप्सी बायोप्सी मतलब इंजेक्शन के थ्रू या फिर किसी भी निडल के थ्रू उस जगह का टिश्यू लेना और उस टिश्यू का कल्चर करा के देखना है वहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। USG, अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे, आपको ये करना है। देखो जरा, हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, पूछोगे कंजेनाइटल बीमारी तो नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, डायरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वोमिटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, एडिमा है या नहीं है, आँख के चारों ओर पेरी ऑर्बिटल एडिमा है या नहीं है, ब्लड एग्जामिनेशन करके क्या देखोगे, अरे वो एड्स वाला सब आपको देखना है यहाँ पे। रेनल बायोप्सी, किडनी मिस्टेक तो नहीं है, बायोप्सी में पता चल जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे करके देखना है, ठीक है, कि किडनी एनोमलीज तो नहीं है कहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा देखना, बेड रेस्ट एंड हाई प्रोटीन डाइट विथ, अरे हाँ मैंने आपको जो पूछा ना वोस्टिंग ऑफ मसल, कमेंट में बताना मुझे क्या होता है वो, ठीक है, और क्यों होता है उसके साथ साथ रीजन भी देना क्यों होता है, क्योंकि इतना मैंने अभी एडिमा पढ़ा दी, ये लो समझ लो एडिमा की वजह से होता है, बता देना। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है देखो, बेड रेस्ट एंड हाई प्रोटीन डाइट। मेडिकल मैनेजमेंट उससे व्यक्ति को क्या देना है, पहले तो हाँ बेड रेस्ट करो, हाई प्रोटीन डाइट दो, क्योंकि देखो हाइपो एल्ब्यूमिनिया, ठीक है, और लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो रही है, ठीक है, विथ रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड इनटेक आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपको हाई प्रोटीन डाइट देनी है और कुछ कुछ जो फ्लूइड है उनको आपको रेस्ट्रिक्शन करना है, ठीक है। स्टीरॉयड थेरेपी विथ ओरल प्रेडनिसोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 mg per kg per day, 2 to 3 डिवाइडेड डोज 4 to 6 वीक। मतलब आपको देना क्या है, स्टीरॉयड थेरेपी देनी है जिसके अंदर आपको क्या देना है, ओरल प्रेडनिसोन देना है। एक सेकेंड, अच्छा हाँ, इसमें अभी आप बोलोगे यार पैथोफिजियोलॉजी नहीं बताई, ना मुझे बताओ पैथोफिजियोलॉजी बताने की ज़रूरत है या नहीं है। पैथोफिजियोलॉजी किससे रिलेटेड लिखोगे आप, कि आपको कुछ समझ में आया। पहले में क्या समझ, आपने जो टाइप है टाइप के आधार पे लिखते हैं, तो पहले हमने जो क्लासिफिकेशन किया था
उसमें हमने क्या पढ़ा साहब, ये तो रेयर होती है, कंजेनाइटल होती है, तो उसमें आप कुछ लिखना ही नहीं है आपको। सेकंड आपके अगर जो है उसमें आप लिख सकते हो कि सेकंड में क्या होगा, आप उसमें लिखना है कि साहब इसमें होता क्या है कि किसी डिजीज़ की वजह से, ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, आपकी जैसे किडनी एनोमलीज है, किडनी एनोमलीज की वजह से आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, एल्बुमिन की कमी हो जाएगी। ब्लड में एल्बुमिन की कमी की होने की वजह से क्या होगा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर गड़बड़ाने की वजह से आपका क्या होगा, जैसे जो है फ्लूइड वो आपका कैपिलरी से आ जाएगा किसमें, ब्लड में, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके जगह जगह पे एडिमा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टीरॉयड थेरेपी विद ओरल प्रेडनिसोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 mg पर kg पर डे, 2 to 3 डिवाइडेड डोज 4 to 6 वीक्स। आपको ये प्रेडनिसोन देनी है, आपको बाकी का नहीं लिखना है कि 2 mg पर kg पर हिसाब डे के हिसाब से देनी है, आपको नहीं लिखना, ठीक है। आप इतने ध्यान रखो, स्टीरॉयड थेरेपी उसमें क्या देते हैं साहब, ओरल प्रेडनिसोन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, मतलब इन्फेक्शन है, वहाँ पे इन्फेक्शन है तो क्या दोगे, एंटीबायोटिक दोगे। एंटीबायोटिक थेरेपी इज इंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया है वहाँ पे आपको कोई मिलता है ब्लड कल्चर के अंदर तो आप एंटीबायोटिक थेरेपी दोगे। डायूरेटिक आर प्रेस्क्राइब्ड इन प्रेजेंस ऑफ फीवर, एडिमा, फ्रुसेमाइड 1 to 3 mg, ये छोड़ो, डोज आप छोड़ देना। आपको क्या देनी है, डायूरेटिक देनी। साहब डायूरेटिक क्यों देंगे भाई, हाँ अभी तो हम कह रहे हैं, पहले मैंने कहा यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया, और सेकंड मैंने कहा हर जगह पे एडिमा एडिमा एडिमा, मतलब एडिमा हो गया, डायूरेटिक क्या करेगी, उस एडिमा को कम करेगी, ठीक है। फिर मैंने कहा हाइपरटेंशन, एडिमा की वजह से हाइपरटेंशन हो गया तो फ्लूइड लॉस होगा, तो हाइपरटेंशन भी वहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई, इसलिए डायूरेटिक आपको देनी है। एल्बुमिन इन्फ्यूजन, फिर आपको देखो मैंने कहा ब्लड के अंदर क्या हो गया, एल्बुमिन की मात्रा कम हो गई, और जब एल्बुमिन की मात्रा कम हो गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया, एडिमा हो गया, यानी कि जो जड़ उसको ही खत्म करो भाई, बार बार जो एडिमा उसको तो खत्म करो, तो एल्बुमिन का इंजेक्शन देना है आपको। एल्बुमिन इन्फ्यूजन में भी गिवन इन द केस ऑफ मैसिव एडिमा, अगर ज़्यादा आपको एडिमा है तो आपको एल्बुमिन देना है। टू असाइटिस, फिर मैंने आपको कहा पेट में पानी भर गया, लंग्स में पानी भर गया, तो भूख नहीं लग रही है, तो इसलिए आपको पेट में भी अगर ज़्यादा एडिमा है तो डायूरेटिक से, एक तो पेट में से जो पानी वो निकल जाएगा, पेट का मतलब होता है बेटा पेरिटोनियम में, ये मत सोचना पेट के अंदर, ठीक है, पेरिटोनियम से जो उसकी मेम्ब्रेन है उसमें। इट हेल्प टू स्लॉट हिम फ्लूइड फ्रॉम इंटेस्टाइनल स्पेस इनटू द वस्कुलर सिस्टम, यानी जो इंटेस्टाइनल सिस्टम में है या फिर वस्कुलर सिस्टम जो फ्लूइड है उसको आपको बाहर निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग क्यों, क्योंकि मैंने कहा ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, खुद की बॉडी खुद को प्रभावित कर रही है, मैंने आपको पहले ही बोला, इसलिए आपको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देनी है, जैसे लेवामिजोल, मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। रीनल ट्रांसप्लांटेशन इज इंडक्टेड इन द एंड स्टेज रीनल फेलियर ड्यू टू द स्टेरॉइड रेजिस्टेंस ग्लोमेरुलोनेफ्रोस्क्लेरोसाइट्स, मतलब क्या होता है स्क्लेरोसिस, सिंपल सा मतलब यार एक है, जब मैंने अभी आपको पहले कहा आपकी किडनी एनोमलीज है, किडनी खराबी है, ठीक है, रीनल में कोई अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो आपको रीनल को खुद को किडनी को ट्रांसप्लांट करना अगर ज़्यादा कुछ समस्या हो तो, ठीक है। इन द एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर, आपको पता ही ये सब चीज़ें। तो नेक्स्ट देखो, सर्जिकल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, और नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करोगे, अब मुझे ये बता दो, इतना मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर आप नर्सिंग मैनेजमेंट चाहो ना तो खुद ही लिख सकते हो, जैसे डेली वेट चेक करेंगे, खाना नहीं खा रहा है, एडिमा है, उसको स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट, और जो इनटेक आउटपुट क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वैसे क्या शरीर के अंदर एडिमा ज़्यादा है तो फ्लूइड आप ओवर नहीं दे सकते, बाहर से फ्लूइड नहीं दे सकते, ठीक है। मॉनिटर द पल्मोनरी कंजेशन, आपको ये देखना है कि लंग्स में कितना पानी है, लंग्स में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ठीक है, लंग्स कंजेस्ट तो नहीं हो रही है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही है। मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, कहीं ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा है। मेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड इन्फेक्शन से अवॉइड करने के आप क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं वो करना है। मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक्सप्लेन द डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट टू फैमिली, ठीक है। अब मुझे बताओ यार, हमने अभी मैनेजमेंट पढ़ा, यही तो मैनेजमेंट हम करते हैं, क्योंकि हमने जो लक्षण देखे उन लक्षण के आधार पर, अब मैं वापस आपको लक्षण दिखाता हूँ फिर मैनेजमेंट बताऊँगा, देख रहा हूँ। अब देख, असाइटिस मतलब पेट में पानी भर गया, ये लक्षण था, तो पानी को निकालेंगे कैसे, डायूरेटिक्स देके, इसलिए डायूरेटिक दी। रीनल इफ्यूजन था कि लंग्स में पानी भर गया, कैसे निकालेंगे, डायूरेटिक्स से ही निकालेंगे। यूरिन आउटपुट कम हो गया तो डायूरेटिक्स देंगे तो ही यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। वॉमिटिंग, उल्टी क्यों हो रही है, क्योंकि पेट में पानी भर गया, उल्टी होना ही है। अब आप मुझे ये बोलना कि साहब डायरिया के अंदर तो हम ORS दे दें क्या, अरे ORS नहीं देना है, कहाँ ORS दोगे जब उसके पेट में ही पानी है, ORS और पानी कराओगे आप, ORS इसलिए नहीं दिए यहाँ पे, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लग रही तो हम इसको क्या देंगे, क्या NS चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे। एडिमा खत्म होने के बाद में हम उसको कुछ एनर्जेटिक चीज़ें देंगे, ठीक है, एप्पल वगैरह है जिससे भी एनर्जी ज़्यादा मिलती है वो हम उसको पहले देंगे, ठीक है। फिर फाइबर डाइट देंगे,
ठीक है, ये सब चीज़ें इनके आधार पे हमारा मैनेजमेंट तय होता है। और हमने फिर देखो, हाँ पढ़ा ना, फिर यहाँ पे देखो फैटीग है, थकान है, तो थकान में हमने क्या दिया, ऐसा फ्लूइड वगैरह दिया, जो फूड वगैरह दिया उससे थकान भी दूर हो जाएगी। ठीक है। HNT हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन क्यों हो रहा था भाई, हाइपरटेंशन हो रहा था क्योंकि बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई, इसलिए हाइपरटेंशन हो रहा था। तो फ्लूइड अगर हम कम करेंगे डायूरेटिक से, जैसे फ्रूसामाइड वगैरह है, तो उनसे क्या होगा, हाइपरटेंशन भी ठीक हो जाएगा। और था अपना ये हेमेचूरिया, हेमेचूरिया क्यों हुआ था, क्योंकि मतलब पैसा में जो है आपके खून क्यों आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि उसमें जो आपके क्या नाम बोलते हैं उसको, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस हुआ था। आपकी जो किडनी है, जो नेफ्रॉन है, उसमें ग्लोमेरुलस है, उसमें इन्फेक्शन हुआ। तो इन्फेक्शन के लिए हमें क्या देनी है, एंटीबायोटिक देनी है, हमने दे दी। ये सब था मैनेजमेंट। ये आपका हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिजीज़ कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो वीडियो को वापस दोबारा देखें, क्योंकि मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं जो समझ में नहीं आई होगी आपको। और हिंदी में इन भी आप साथ साथ में लिखते रहें। नेक्स्ट डिजीज़ हम अगले कुछ ही मिनटों में, आज पूरी जो है लगभग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पीडियाट्रिक की डिजीज़ करने की। उसके बाद में जो आपके हैं वो साइकेटर की वीडियो, वो भी अभी तक आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अपने ग्रुप्स के अंदर सभी जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें अपने सभी स्टूडेंट्स को, साथ साथ में जो आपके क्लासमेट है उनको, और टेलीग्राम चैनल वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।